गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्रॉप वैरायटीज़ विद स्पेशल ट्रेड्स। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने 35 ऐसी क्रॉप वैरायटीज़ को लॉन्च किया है जिनमें के पास स्पेशल ट्रेड्स हैं। स्पेशल ट्रेड्स किस कंटेक्स्ट में हैं कि एक तो वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं और उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी थोड़ा हाई है। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि कभी जो बारिश ज़्यादा हो जाती है या फिर हेल स्टॉर्म जिसको आप ओलावृष्टि कहते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो क्रॉप डैमेज हो जाते हैं। तो उस सब से बचने के लिए आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इन क्रॉप वैरायटीज़ को लॉन्च किया है जो कि फार्मर्स उगा सकते हैं, अपने अपने फार्मिंग कर सकते हैं इसकी। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट तो हैं ही और इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी वैरायटीज़ हैं, जैसे चिकपी, पिजन पी, आपके कुछ सम फॉर्म ऑफ राइस और व्हीट भी हैं, पर्ल मिलेट भी है, मेज़ भी है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 35 क्रॉप वैरायटीज़ है जिनको पीएम मोदी ने जो अभी लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब इसी इवेंट पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि रायपुर में बेस्ड है, उसको भी पीएम मोदी ने जो है वो लॉन्च किया है। इसमें बेसिक रिसर्च की जाएगी, बायोटिक स्ट्रेस से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा और ताकि पॉलिसी सपोर्ट दी जा सके हमारे फार्मर्स को, ठीक है। अब पहला कोर्स इनका ऑफ कोर्स 2020-21 सेशन में स्टार्ट हो रहा है। इसी मौके पर ग्रीन कैंपस अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अब पीएम मोदी जो है उन्होंने स्टेट और सेंट्रल ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जिनको ग्रीन कैंपस अवार्ड दिया गया है, ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। अब ये अवार्ड इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो ये सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वो अपनी ऐसी न्यू प्रैक्टिसेस अपने आप में अडॉप्ट करें ताकि उनके कैंपसेस जो हैं वो ज़्यादा ग्रीन और क्लीन हो सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Crop varieties with special traits. So, to create mass awareness for adoption of climate resilient technologies, PM Modi has launched these 35 crops varieties which are having special traits. So, ICAR, Indian Council of Agricultural Research, they have developed these crops and they are having special traits in terms of both being climate resilient as well as having higher nutrient content. So the farmers will be motivated that they should adopt these varieties of crop. So generally you have seen that in uh, April or May month, or even in even in general weather conditions, there are sometimes situations when the vagaries of weather like hailstorm or extreme heat, they damage the crops of farmers and the farmers have to suffer from losses. So these special varieties of crops have been developed so that they can withstand climate vagaries, and these crops are also having higher nutrient content as compared to the conventional crops. Okay, so these are the types of crops which have been created with special traits. So on this very occasion, PM Modi also launched this National Institute of Biotic Stress Management at Raipur. So this institute will conduct research in biotic stresses. It will also develop human resources and provide policy support to the government as well as to the state governments so that farmer and agricultural sector as a whole can be benefited. So PM Modi also gave green campus awards to certain agricultural universities, both state and central, who were having the green campus, that is they were having environmentally clean and sustainable development at their campus premises. So these awards have been given so that these state and central agriculture universities can be motivated so that they can adopt these practices which will make their campuses more green and clean. Okay, so now let us see the next topic, which is World Rabies Day. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन, जिसको हम नापरे भी कह सकते हैं, तो नैपरे जो है उसको लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट ये एम कर रही है कि 2030 तक हम रेबीज़ को एलिमिनेट कर दें कंट्री से। इसी ओकेजन पर जो है मिनिस्टर ने कहा है सारी स्टेट्स और यूटीज़ को कि वो रेबीज़ को एक नोटिफिएबल डिसीज़ बनाए जो है वो घोषित करें, और उससे क्या होगा कि एक कंसंट्रेटेड एफर्ट, एक कोहेरेंट एफर्ट जो है हम रेबीज़ की एलिमिनेशन की तरफ मूव कर सकेंगे ताकि हम 2030 तक इस डिसीज़ को कंट्री से एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो ये नैपरे है क्या, इसको किसने बनाया है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के साथ मिलके इस प्लान को तैयार किया है, और इस प्लान का मोटिव यही है कि 2030 तक हम कैसे जो है रेबीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रेबीज़ होता क्या है? रेबीज़ एक आरएनए वायरस है जो कि
ये डॉग, कैट, मंकी जो कि रैबिड एनिमल हैं, इनके सलाइवा में होता है। जब आपको ये कोई जैसे एग्जांपल डॉग का लें, तो डॉग अगर आपको काटता है तो उसके जो सलाइवा आपके वुंड पे लगेगा जब, तो वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है। 4 दिन से लेकर 2 हफ्ते के बीच में आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है अगर ये वायरस जो है वो ज़्यादा की कंसंट्रेशन में आपकी बॉडी में चला जाता है और आपने इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं ली तो, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो भी वेरी करता है ऑफ कोर्स, और इसका एक एज अ फर्स्ट एड मेजर आपको सबसे पहले आपको अपनी जो वुंड है उसको पानी से सोप के साथ धोना चाहिए, ताकि जो है, और उस पर ऑफकोर्स एंटीसेप्टिक्स भी लगानी चाहिए, ताकि जो है आप इनिशियल स्टेजेस में अगर आप हो सके तो उस वायरस को वॉश आउट कर दो, ठीक है। सो वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो सितंबर 28 को मनाया जाता है हर साल, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके डिसीज़ के बारे में। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिन्होंने ये फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन बनाई थी, लुईस पेस्चर, इनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है इस दिन। सबसे पहली बार 2007 में इस दिन को मनाया गया था। तो अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस डे को सबसे पहली बार मनाया था। इस बार के थीम जो है वो है रेबीज़ फैक्ट्स नॉट फेयर, मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको फैक्ट्स बताएं रेबीज़ से तो आप इससे लड़ सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। World Rabies Day. On the occasion of World Rabies Day, Union Health Minister has launched a national action plan for dog-mediated rabies elimination by 2030. So this NAPRE is being launched on this occasion of World Rabies Day. So basically, this plan aims to eliminate rabies from the country by the year 2030. So, National Center for Disease Control (NCDC) has launched this plan, and it has been drafted in consultation with Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying. And what is this disease named rabies? So most of you may be knowing that it is an RNA virus which is present in the saliva of the animal, rabid animals like dog, cat, monkey. So once the animal bites a human being, the saliva or the saliva containing this virus enters through the wound in a person, and the person suffers from cardiorespiratory failure in case if in case the person does not get any first aid or any medication in this period. Okay, so there is a prevention, or there is a cure, first aid basically. So there is a first aid measure that one can adopt in case he or she is bitten by the dog or any rabid animal. That person can wash the wound, so that there is a slight chance that this virus will get washed away once you wash this wound and apply antiseptics on that wound. Okay, so World Rabies Day is basically celebrated on 28th September each year to raise awareness about the impact of this disease. So it marks the death anniversary of French biologist Louis Pasteur, who developed the first rabies vaccine. And you should be knowing that this is the only vaccine currently which is available in the market. And the first time this day was celebrated in 2007 by Alliance for Rabies Controls and CDC USA, as well as with WHO. So this day is basically celebrated. This day is observed basically to raise awareness about the impact of this disease, and to make people aware that you should not be scared of this disease. You should take precautions because this is curable. There is a vaccine available, and that's why the theme for this year is rabies facts not fair. Okay, so now let us see the next topic, which is आकाश प्राइम मिसाइल. तो DRDO जो है उन्होंने आकाश प्राइम मिसाइल का भी रिसेंट टेस्ट किया. तो लेकिन हम देखते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम है क्या. तो 1980s में शुरुआत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट भी रहे APJ अब्दुल कलाम का विजन पे चलाया गया था. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी का पार्ट था ये आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी. और ये इसलिए बनाया गया ताकि एक तरह से एयर डिफेंस दी जा सके हमारी कंट्री की वाइटल इंस्टॉलेशंस को, ठीक है. फिर जो है इसका मतलब तो है स्काई और स्पेस. तो एक तरह से स्काई और स्पेस इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये एयर डिफेंस कवर देता है, हमारे स्काई को प्रोटेक्ट करता है हमारे वल्नरेबल एरियाज़ में, जो जैसे हमारी कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमारी इवन दिल्ली जैसी सिटी है, उसको इन सब को बचाने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम हमने बनाया था, ठीक है. अब जो है
इसको एक मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरह कन्फिगर किया जा सकता है, इसको हम मूव कर सकते हैं बेसिकली। इस आकाश सिस्टम में लॉन्चर, सेट ऑफ मिसाइल्स, कंट्रोल सेंटर, इनबिल्ट गाइडेंस सिस्टम, फिर C4I मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सेंटर्स, और ग्राउंड इक्विपमेंट होता है जिसमें एक रडार है जिसका नाम राजेंद्र रखा हुआ है, ठीक है। तो आकाश प्राइम जो है वो कैसे बाकी आकाश मिसाइल से डिफरेंट है। बाकी आकाश मिसाइल्स की ऑपरेशनल रेंज 27 से 30 किलोमीटर होती है, इसकी भी वही रेंज है, लेकिन इसके अंदर एक इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और आर्मी और एयरफोर्स के कहने पर इसको लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करने के लिए केपेबल बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो हिमालयन एडवर्सरीज हैं दोनों ही, हमारे पाकिस्तान और चाइना, बेसिकली हमारे को हिमालयन रीजन में जब सर्दी का टाइम है तो लो टेम्परेचर में इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको ऐसे कुछ किसी सिस्टम की ज़रूरत थी, इसलिए आकाश प्राइम को उसके साथ उसी के हिसाब से कन्फिगर किया गया है, ठीक है। अब जो है हमारे ऐसे एरिया में हमको ये एयर डिफेंस देगा जहाँ पर ये बहुत ठंड होती है, तो ये आकाश प्राइम वहाँ के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। एक आकाश NG न्यू जनरेशन आकाश भी जो है वो अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया था, रादर एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, और इसको इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, और ये बहुत ही मैन्यूवरेबल है, और हमारे जो है इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एक तरह से रेंज है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आकाश मिसाइल है। तो इस नॉर्मल आकाश मिसाइल की 27 से 30 किलोमीटर हमने रेंज देखी थी, इसकी रेंज जो है वो एक्सटेंडेड है, वो है 70 किलोमीटर तक की। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये कैनिस्टराइज्ड है। कैनिस्टराइज्ड में क्या होता है कि आप जो है कंपार्टमेंट्स के अंदर मोबाइल जो है आपका मिसाइल है इसको स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपकी ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाए और इसकी स्टोरेज भी ईजी हो जाए, और जब आप कैनिस्टर में इसको स्टोर करके रखते हो तो इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वेपन की वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। So now let us see this topic in English. Akash Prime missile. So DRDO has conducted the maiden flight test of this Akash missile, that is Akash Prime. It was started by the DRDO in late 1980s as part of the Integrated Guided Missile Development Program. And this Akash missile system is basically provides air defense cover to the vulnerable areas of the country or vital installations of both Indian Army and Indian Air Force. And they are configured on a mobile platform. They have a certain set of components which enhance their capability to provide air defense cover to the vital installations of the country. This Akash Prime missile is different from the normal Akash missiles. So generally, the initial version of Akash missile had an operational range of 27 to 30 kilometer. This Akash Prime has a similar range, but there are two special features which have been accommodated in this Akash Prime. The first one is the active radio frequency seeker. So this radio frequency seeker improves the accuracy of this Akash Prime missile to hit aerial targets, and this Akash Prime missiles have been configured to operate in low temperature environments at higher altitudes. So realizing that we have a threat from China and Pakistan in Himalayas, the Indian Air Force and the Indian Army requested DRDO to make a missile or air defense system which can protect the vital installations of both Air Force and Army in this low temperature, high altitude regions. So that's why Akash Prime was created, and it has been configured to withstand such temperatures. So there was also a Akash new generation surface to air missile system, which was specially designed for the Indian Air Force, and it has an extended range of up to 70 kilometers. The most important part about this Akash new generation SAM is that they are canisterized. So canisterization impacts the shelf life of weapons, because once you have a canister in which you can store the missile, this also allows you to transport it easily, store it easily, as well as it increases the shelf life of the weapon, okay, because it is stored in a canister. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ राइट टू गवर्नमेंट एड। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट की एक पेटिशन फाइल की थी, यूपी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो उस पर एक रूलिंग दी है, एक उन्होंने
जजमेंट दी है और कहा है कि जो एक आप हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको रन कर रही हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी रन कर रही हो, वो ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट एड मिलना उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, तो उसको नलीफाई करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इंस्टीट्यूशन चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी रन कर रही हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी रन कर रही हो, उसको ग्रांट इन एड जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है उसके लिए कुछ कंडीशन सेट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आर्टिकल 30 जो है 30 का सबसेक्शन 2 जो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन चाहे अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो के मैनेजमेंट में है तो उसको ग्रांट इन एड मिल सकती है। लेकिन ग्रांट इन एड मिलने का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि एक इंस्टीट्यूशन को सिर्फ इसलिए ग्रांट ना दे क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो उसको चला रही है, ठीक है। तो जो है आर्टिकल 30 जो है वो ये कहता है कि उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इट डज नॉट मीन कि उनके पास कोई ग्रांट इन एड का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब ये पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि कौन जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ग्रांट इन एड किन कंडीशंस पे देनी है या कब देनी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको एक अपना राइट नहीं मान सकता, फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, राइट टू गवर्नमेंट एड। So Supreme Court has basically on an appeal filed by the Uttar Pradesh government against the ruling of Allahabad High Court, the Supreme Court has nullified the ruling of Allahabad High Court and said that the right to government aid is not a fundamental right. Any institution cannot claim the right to grant in aid from the government as a matter of fundamental right. Okay, so the court has said any educational institution, whether run by a majority community or a minority community, they have to satisfy some conditions in order to gain grant in aid from the government. Okay, so they have also clarified that Article 30 subsection 2 of the Constitution merely states that while granting aid to educational institutions, the state or the government cannot discriminate against minority institutions. Okay, it does not grant them fundamental right that they must get some grant in aid from the government. It is just that they will not be discriminated upon. Okay, so the bench has also said that government has a right as to withdraw aid or to give aid as a matter of as a matter of executive decision, and while deciding upon the factors involved to either give aid or to withdraw aid, the government cannot discriminate upon an educational institution just on the basis of it being a minority institution. Okay, but any institution cannot claim as the grants from the government as a matter of right. Okay, so this was the issue which has been addressed by the Supreme Court. So now let us see the next topic, which is employment survey. तो ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है वो हमारी लेबर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कंडक्ट किया है, और इसमें ये पाया गया है कि बेस ईयर जो कि 2013-14 है उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 29% हमारे लास्ट ईयर के इस अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये कहा जा रहा है, जो हमारा अप्रैल से जून का क्वार्टर था जब हमारी सेकेंड वेव चल रही थी कोरोना की, तब 27% एस्टैब्लिशमेंट्स जो है उन्होंने रिट्रेंचमेंट किया था, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहे वो निकाला हो लेकिन नौकरियों से अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ निकाला था, ठीक है। अब ये सर्वे इतना एग्जॉस्टिव है, इसमें ऑलमोस्ट 10,500 जो है वो फर्म्स को सर्वे किया गया, और जिनके पास 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे, ऐसे 9 सेक्टर्स में जो है कुछ फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया, तो उनके बेसिस पर ही सर्वे किया गया। तो इसमें बताया गया है कि 3.08 करोड़ जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 3.08 करोड़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, और ये 2013-14 के मुकाबले, मतलब 2013-14 में 2.37 करोड़ थे, तो एक तरह से 29% का इंक्रीज़ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट फिगर्स इंप्रूव हुए हैं, सिर्फ ट्रेड एंड अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स जो सेक्टर है उसमें फिगर्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है। तो ट्रेड में और अकोमोडेशन रेस्टोरेंट में जो है उनके नंबर्स जो 25% और 13% है। एक और प्रॉब्लम है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके में भी डिक्लाइन देखने को मिला है इस पीरियड के दौरान। 31% जो सिक्स्थ इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 2013-14 में जब 31% शेयर था फीमेल वर्कर्स का, वो अब घटकर 29% हो गया है फर्स्ट क्वार्टर के हमारे सर्वे में, ठीक है। तो
अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी बात ये है कि जो लास्ट ईयर का पीरियड था, जब मार्च से लेके जून का पीरियड था, जो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तब 81% ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको उनकी फुल वेजेस मिली थी उस पीरियड ऑफ लॉकडाउन में, ठीक है। सो एक सिल्वर लाइनिंग है ये इस पूरे सर्वे की, कि उस टाइम पर जो है वो 81% लोगों की सैलरी कट्स उनको नहीं सहने पड़े थे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Employment survey. So all India quarterly establishment based employment survey report has recently been released, and it says that overall employment numbers has increased by 29% from the base year of 2013-14. So it has been released by Labor and Employment Ministry, and it is saying that during this first quarter, April to June 2021, when we were grappling with the second wave of coronavirus, 27% of establishments have reported some kind of retrenchment or uh, removal of employees from their institution. And this survey is very exhaustive. It is covering almost 10,593 firms which are having more than 10 workers. So it is spread over almost 9 sectors. So it is kind of an exhausting survey. So the survey is also saying that in this first quarter of this financial year, 3.08 crore is the employment number, and if we compare it with the sixth economic census of 2013-14, in the same quarter the figures were 2.37 crore. So there is almost a 29% increase in the figures, and it is saying that in almost all sectors employment figure has improved except in trade and accommodation and restaurants sector. Okay, so in this category the employment figures have decreased, and there is also a cause of concern that female workers share in total employment has also decreased from 31% to 29%. So that's a cause of concern for us, and we will have to do something about it so as to eliminate this gender gap. So there is a silver lining in this survey, which is saying that 81% of the workers had received full wages during the first lockdown, which was imposed in March to June 2020 period. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जन केयर. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसका नाम जन केयर है उसको लॉन्च किया है. बिराक जो है उसके 10th बायोटेक इनोवेटर्स मीट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. अब इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे 75 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, बिग डेटा, एआई, ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजीज में का यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं इन सेक्टर्स में, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और एम हेल्थ में, ठीक है. और मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जो यंग आपके स्टार्टअप्स होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है. सो उनको फंडिंग, मेंटरशिप, स्केलिंग अप सब कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट्स को भी रोप इन कर लिया गया ताकि वो इसमें सपोर्ट करें, ठीक है. अब बिराक देखते हैं, क्योंकि बिराक के ही जो है वो इनोवेटर्स मीट पर इसको अनाउंस किया गया. तो बिराक जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जिसको बनाया है. और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि बायोटेक एंटरप्राइजेस जो हैं इंडिया में जो इमर्जिंग है उनको सपोर्ट करती है और उनको स्ट्रेंथन करती है, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Jan Care. So, Union Minister of State for Science and Technology has launched this Amrit Grand Challenge program titled Jan Care, and he was addressing the 10th Biotech Innovators Meet of BIRAC, and this program aims to identify 75 such startup innovations which are working in the field of telemedicine, digital health, and mobile health, and they are using big data, AI, blockchain, as well as new and other emerging technologies in this sector. Okay, so the minister has promised that they will be preferring or they will be prioritizing young innovative startups as compared to the established industries, and these young startups will be provided opportunity for funding, mentorship, and as well as scaling up. So they have onboarded several states, medtech industries, hospitals, and corporates to help in this particular program, so that young, promising, innovative startups can be helped
in their quest for scaling up their business. And because this particular program was launched during a meet of BIRAC, let us see what is it. So Biotechnology Industry Research Assistance Council is a not-for-profit Section 8 company. It is a public sector enterprise basically, which was set up by Department of Biotechnology. It acts as an interface agency to strengthen and empower the emerging biotech enterprises of India. Okay, so it basically conducts research, etc., so as to support the emerging biotech companies which cannot do these research, etc., on their own due to lack of money as well as talent. And this research is shared with these biotech enterprises so that they can take it to another level. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.